हे एवरीवन, माय नेम इज़ अलका और स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और लेक्चर में, जहां हम पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान और सिंपल तरीके से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी हमारा संविधान कैसे बना। ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशनल टॉपिक है और यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और जुडिशरी जैसे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं। मेनली यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक शॉर्ट, सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड जर्नी के साथ, जहाँ हम समझेंगे कि कैसे 1946 से 1950 तक लिखा गया इंडिया का सुप्रीम लॉ जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम देखेंगे कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे शुरू हुई और कैसे कैसे उसने प्रोग्रेस किया, और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले अपने 2 लेक्चर्स में बात की थी कि ब्रिटिश रूल 1773 से 1947 तक कैसे ग्रेजुअली शेप करता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखे थे। सबसे पहले देखा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि पहला स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को और इंक्रीज़ किया था, और हमने देखा था डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट से। नेक्स्ट हमने चार्टर एक्ट्स देखे थे कि 1833 से लेकर के 1853 तक, जिसने सेंट्रल लेजिस्लेचर की शुरुआत की थी और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को बढ़ाया था। फिर हमने देखे इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1861, 1892 और 1909 के, जिसने इंडियन के पार्टिसिपेशन को लॉ मेकिंग में अलाउ किया था और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंडियन पार्टिसिपेशन लॉ मेकिंग में इंक्रीज़ किया गया। फिर उसके बाद हमने देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ 1919 और 1935, जिसने फेडरल सिस्टम की शुरुआत की थी। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसने ब्रिटिश रूल को एंड करके एक इंडिपेंडेंट इंडिया की शुरुआत की और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की तरफ हमें आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो द आइडिया ऑफ जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो एक रात में नहीं आया। हमें समझना होगा कि ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट था इंडिया का टुवर्ड्स द सेल्फ गवर्नेंस। जो सेंट्रल थॉट था वो सिंपल सा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद इंडिया द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। कोई बाहर की कंट्री या बाहर के लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते। जो पहला आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, वो रखा गया बाय एम.एन. रॉय 1934 में। तो एम.एन. रॉय कौन थे? एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट थे और फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा 1934 में। उन्होंने सजेस्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। एंड दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्क्रीट प्रपोजल फॉर इंडियंस फ्रेमिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला प्रपोजल था, पहला कॉन्क्रीट प्रपोजल था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बाय द इंडियंस द्वारा ही फ्रेम किया जाना चाहिए, यानी बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट था कि डिमांड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने शुरू किया 1934 में। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन 1935। लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ इंडिया के लोगों ने बनाया हो, ठीक है, वही एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। कांग्रेस डिमांड करती थी कि जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक इंक्लूसिव असेंबली बननी चाहिए, जिसमें हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स और जितने भी कम्युनिटीज़ हैं सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद 1935 के बाद 1940 में ब्रिटिश का रिस्पॉन्स आता है ऑगस्ट ऑफर के रूप में। इसमें क्या होता है कि पहले तो ब्रिटिश रिजेक्ट कर देती है इस आइडिया को,
लेकिन ड्यू टू द राइजिंग प्रेशर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, जो इम्पैक्ट और जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो इम्पैक्ट था, उसकी वजह से ब्रिटिश को फाइनली डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ती है और ये एक्सेप्टेंस आता है ऑगस्ट ऑफर के रूप में 1940 में। इसमें ब्रिटिश प्रॉमिस करती है कि आफ्टर द वॉर इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन, जो कि आता है 1942 में। ये ब्रिटिश द्वारा सेंड किया जाता है अंडर सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स टू ऑफर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और इसमें बोला जाता है कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 इंडिया वुड गेट द डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैन बी फॉर्म्ड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जा सकती है। लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो चाहती थी फुल इंडिपेंडेंस, ना कि डोमिनियन स्टेटस। इसीलिए इनका क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। नेक्स्ट 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया जाता है, जो कि फाइनली एक्सेप्ट करती है और इम्प्लीमेंट करती है डिमांड को। ये ले डाउन करती है द फ्रेमवर्क फॉर द फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज यूजिंग द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया जाता है 1946 में, जो कि हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे थ्रू दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट होके आएंगे थ्रू दी प्रिंसली स्टेट्स। और यही जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द कंट्री। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को रिकैप करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रपोज किया गया था बाय एम.एन. रॉय इन 1934। फिर उसके बाद ऑफिशियल डिमांड की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इन 1935। ब्रिटिश ने इसे इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया था थ्रू ऑगस्ट ऑफर इन 1940। फिर उसके बाद उन्होंने क्रिप्स मिशन का प्रपोजल दिया 1942 में, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस ना जाके इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। फिर एक्चुअल फॉर्मेशन जो होती है वो होती है कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर, जो कि आता है 1946 में। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनी कैसे। तो बनी हम देख के आए हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में। टोटल मेंबर्स जो थे वो थे 389, जिसमें से कुछ मेंबर्स प्रोविंसेस से आए थे और कुछ मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, तो 389 में 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे और 292 मेंबर्स थे इंडियन प्रोविंसेस से, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से। मेंबर्स जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से और नॉमिनेट होके आए थे थ्रू प्रिंसली स्टेट से। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बनाई गई। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों से मेंबर्स आए। प्रोविंसेस में उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, और प्रिंसली स्टेट्स में उन्हें नॉमिनेट करके मेंबर्स लाए गए। अब हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने मेंबर्स आए और कैसे आए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहली मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुई, कौन उसके प्रेसिडेंट बने, कौन वाइस प्रेसिडेंट बने, कितने मेंबर्स ने उसे अटेंड किया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसको मुस्लिम लीग क्या करती है, बॉयकॉट कर देती है। तो सिर्फ कांग्रेस द्वारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अटेंड की जाती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके जो टेम्पररी जो चेयरमैन हैं वो बनाए जाते हैं द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली सच्चिदानंद सिन्हा जी को। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इलेक्ट किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, पहले H.C. मुखर्जी जी
पहले एच.सी. मुखर्जी को और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी को। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे इलेक्ट होके आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग है वो कब होती है और कौन कौन उसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसको मुस्लिम लीग बॉयकॉट करती है और 211 मेंबर्स द्वारा वो मीटिंग अटेंड की जाती है, जिसके टेम्परेरी चेयरमैन बनते हैं द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। साथ ही साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए जाते हैं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को। ठीक है, ये बात हो गई पहली मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को हमने देखा पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं 11 दिसंबर को और 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम अडॉप्ट तो करते हैं 22 जनवरी 1947 को। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? ये एक तरीके का एक फिलोसफिकल और आइडियल्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, जिसे हम लेटर प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, आइए चलिए देखते हैं। पहला था कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक कंट्री माना जाएगा। नेक्स्ट था कि इंडिया वुड बी द यूनियन ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। जो इंडिया है वो प्रोविंसेस और स्टेट्स का यूनियन है। नेक्स्ट था कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हें जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम प्रोवाइड किया जाएगा। जो माइनॉरिटीज़ हैं और बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें सेफगार्ड्स दिए जाएंगे और इंडिया विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। तो ये मोटे मोटे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखे गए, ठीक है, जिसे हम लेटर प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। अब ये था कि हमने फर्स्ट मीटिंग देखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा। फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद बनके तैयार होता है और उसे अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, जिसमें प्रियम्बल होता है, 395 आर्टिकल्स होते हैं और 8 शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जो प्रियम्बल है उसे जो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, उसके बाद उसे इनैक्ट किया गया। यानी पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद हमारे प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया। ये थी अडॉप्शन की बात। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स्ड कब हुआ, कब एक्चुअली फोर्स में आया, वो था 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया था? टू कमेमोरेट द पूर्ण स्वराज डे, जो कि 1930 में बनाया गया था। तो हमने जो पूर्ण स्वराज है वो 26 जनवरी 1930 को एक पूर्ण स्वराज डे मनाया था। उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनफोर्स किया था 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए अब देखते हैं कुछ कमिटीज़ के बारे में। बेसिकली 2 तरीके की कमिटीज़ बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पहली मेजर कमिटीज़ और कुछ माइनर कमिटीज़ बनाई गई। यहाँ पे बेसिकली 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई। हम इन्हीं 8 मेजर कमिटीज़ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज़ थी और उसके चेयरमैन कौन रखे गए। ठीक है, तो पहला है यूनियन पावर्स कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके भी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो 2 कमिटीज़ थी जो कि यूनियन से रिलेटेड थी, एक पावर्स कमेटी और एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके दोनों के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, प्रोविंशियल यानी प्रोविंसेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमेटी बनाई गई, उसके हेड को रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
नेक्स्ट था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरियाज, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट रूल्स कमेटी ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, एक प्रोसीजर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बनाई गई, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट स्टेट्स कमेटी, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड नेक्स्ट स्टीयरिंग कमेटी, लास्ट कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे बेसिकली जो 8 मेजर कमिटीज़ थी, इसको अगर हम तीन हेड में अगर डिवाइड कर दें कि एक जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी, दूसरी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर थी और तीसरी राजेंद्र प्रसाद के अंदर थी, ठीक है। BR अम्बेडकर के अंदर सिर्फ एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। जवाहरलाल नेहरू के अंदर 2 कमेटी बनाई गई, पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर 3 कमिटीज़ बनाई गई। पहली प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दूसरी एक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरियाज, और तीसरी कमेटी बनाई गई स्टेट्स कमेटी, ठीक है। ये तीनों कमेटी बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर। और राजेंद्र प्रसाद के अंदर 2 कमिटीज़ बनाई गई, पहली रूल्स ऑफ प्रोसीजर और दूसरी स्टीयरिंग कमेटी। तो ये हमारी टोटल 8 मेजर कमिटीज़ हो गई। इसमें से अमंग ऑल द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी थी वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 में। ये कमेटी को टास्क दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करें, और इसके जो मेंबर्स थे वो थे टोटल 7, जिसके चेयरमैन तो थे BR अम्बेडकर। बाकी कौन कौन से मेंबर्स थे आइए देखते हैं। पहले मेंबर थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, माधवराव और TT कृष्णमाचारी, ठीक है। ये 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ओरिजिनली जो लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था वो हिंदी ना होकर के इंग्लिश था, जिसको हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो उस समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश। लेटर इसको हिंदी में ऑफिशियली ट्रांसलेट किया गया और पब्लिश किया गया। इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल 394, जिसको ऐड किया गया था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, या फिर प्रेसिडेंट शैल पब्लिश द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर हिज अथॉरिटी, कि प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंदर जो हिंदी ट्रांसलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पब्लिश किया जाएगा। किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 394A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेम ऑफ जो हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रखा गया भारत का संविधान। इसे पब्लिश किया गया अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अगर लीगल स्टेटस की बात करें तो बोथ हिंदी और इंग्लिश टेक्स्ट दोनों को ही अथॉरिटेटिव माना गया है, लेकिन इन केस ऑफ एनी डिफरेंस या फिर डिस्प्यूट के केस में इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट देखें कि ये करने का पर्पस क्या था, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया हिंदी को। टू प्रमोट यूज ऑफ हिंदी इन दी ऑफिशियल एंड लीगल वर्क्स, जो भी लीगल और ऑफिशियल वर्क्स हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से समझ आए उन पीपल को जो हिंदी बोलते थे, ठीक है, हिंदी स्पीकिंग सिटीजन्स को आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन समझाया जा सके, उसके लिए हमने हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कब किया गया था? आर्टिकल 394A के द्वारा 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। पहला, एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट थे बी एन रॉय, जिनको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी लीगल एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट किया गया था। ये बी एन रॉय हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था एम एन रॉय को। एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात सबसे पहले की थी। कब की थी? 1934 में, ठीक है। और 1935 में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था पहली बार। तो वो एम एन रॉय थे। ये बी एन रॉय हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की तरह अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बने थे एच वी आर अयंगर। नेक्स्ट हैं एस एन मुखर्जी, जो कि हमारे चीफ ड्राफ्टमैन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था वो थे एस एन मुखर्जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन जो चीफ ड्राफ्ट्समैन माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो हैं एस एन मुखर्जी। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कैलीग्राफर हैं, यानी किस स्टाइल में लिखा गया, जो राइटिंग स्टाइल है, ठीक है, वो किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था और उसकी कैलीग्राफी की थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नेक्स्ट था कि जो ओरिजिनल वर्जन है उसको, ये तो कैलीग्राफर थे, नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सजाया भी गया था, ठीक है, डेकोरेट भी किया गया था। उसको किसने किया था? दो लोगों ने किया था। पहले थे नंदलाल बोस और दूसरे थे बियोहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। तो याद रखना है कि कैलीग्राफर नारायण रायजादा हैं और जो डेकोरेटर हैं या फिर ब्यूटिफायर हैं वो हैं नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। अब अगर देखा जाए तो जो राम मनोहर सिन्हा हैं, इन्होंने इल्यूमिनेट किया था, ब्यूटिफाई किया था जो ओरिजिनल प्रियम्बल है, ठीक है, उसको भी किया था। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा प्रियम्बल हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो ब्यूटिफाई किया वो दो लोगों ने किया, नंदलाल बोस ने और राम मनोहर सिन्हा ने। लेकिन जो प्रियम्बल को ब्यूटिफाई किया वो सिर्फ राम मनोहर सिन्हा ने किया, जिसको कैलीग्राफ सेम इंसान ने किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उसके बाद ये हमारा ओरिजिनल वर्जन था। ओरिजिनल वर्जन हमारा था इंग्लिश में। फिर हमने जब हिंदी वर्जन किया, ठीक है, तो हिंदी वर्जन को किसने कैलीग्राफ किया? वसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है। याद रखना है, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन हिंदी वर्जन को कैलीग्राफ किया था वैद्य ने, कृष्ण वैद्य ने, और जिसको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसको नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी की इटैलिक स्टाइल में। इसको कैलीग्राफी कर दी नारायण रायजादा ने। फिर ब्यूटिफाई किया दो लोगों ने, नंदलाल बोस ने और राम मनोहर सिन्हा ने। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। फिर राम मनोहर सिन्हा ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ प्रियम्बल को भी ब्यूटिफाई किया, ठीक है। फिर हमारा आया हिंदी वर्जन, जिसको कैलीग्राफी की अलग इंसान ने, जिनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य ने, और डेकोरेट किया नंदलाल बोस ने। जो दो पर्सन्स थे, राम मनोहर सिन्हा ने प्रियम्बल को डेकोरेट किया था और नंदलाल बोस ने हिंदी वाले वर्जन को डेकोरेट किया। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है वो कब रेटिफाई की? मई 1949 में। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था हमारा? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमने एनफोर्स किया उसे। उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया और उसी दिन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग सेम दिन हमने अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950 को। और राजेंद्र प्रसाद को एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया 24 जनवरी 1950 को। अब कुछ एग्जाम्स के लिए क्विक फैक्ट्स जो लेक्चर से रिलेटेड हैं वो हम देख लेते हैं कि ओरिजिनली टोटल मेंबरशिप कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 389, जिसमें से हमारे 93 मेंबर्स आए थे प्रिंसली स्टेट से और बाकी के मेंबर्स थे प्रोविंशियल असेंबलीज से। 99 ने
चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने देखा था कि जो फर्स्ट असेंबली थी जिसके टेम्पररी चेयरमैन बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, लेकिन जो परमानेंट चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बाद में ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी चुना गया। फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी 8 मेजर कमिटीज़ देखी थी, जिसमें से 4 लोगों के चेयरमैनशिप में देखा था। सबसे पहले देखा था जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेक्स्ट थे राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर में हमने सिर्फ एक कमेटी देखी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। बाकी जवाहरलाल नेहरू के अंडर हमने 2 कमिटीज़ देखी थी, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। ठीक है, ऐसे ही 3 कमिटीज़ देखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर और 2 कमेटी देखी थी राजेंद्र प्रसाद के अंदर। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बने वो थे B.N. राव, और फर्स्ट जिसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की थी वो थे M.N. रॉय। ठीक है, कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 2 years, 11 months और 18 days। ठीक है, नेक्स्ट कितनी कॉस्ट आई थी? तो 64 लाख रुपीस लगे थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, वैसे तो ये जो स्लाइड है ये इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली देखेंगे और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी समरी के लिए देख लेते हैं कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कि सेफरल कंट्रीज से हमने कुछ कुछ फीचर्स अडॉप्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। वो कहाँ कहाँ से लिया है और क्या क्या लिया है वो इस स्लाइड में शॉर्ट में दिया है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था जो कि यूनाइटेड किंगडम से था। साथ ही हमने रूल ऑफ लॉ यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया। यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स लिया। कनाडा से हमने लिया कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करता है, लेकिन सेंटर के पास तब भी कुछ पावर दे रखी है, जैसे इमरजेंसी पावर्स में सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड से हमने अडॉप्ट किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, DPSP को हमने अडॉप्ट किया था आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से हमने अडॉप्ट किया कॉन्करेंट लिस्ट और ट्रेड फ्रीडम। 3 तरीके की लिस्ट पाई जाती है इंडिया में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें से कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, USSR से लिया गया था फंडामेंटल राइट्स, और फ्रांस से लिया गया था आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हम प्रियम्बल में देखते हैं कि जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? फ्रांस से अडॉप्ट किया। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में समझेंगे, जिसमें हम ये सब तो देखेंगे ही कि कहाँ कहाँ से लिया गया, साथ ही और भी चीज़ें देखेंगे कि क्योंकि इतनी ही सी चीज़ें नहीं ली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कंट्री से ली गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू एवरीवन।